हेलो एवरीवन। सोडिक सॉइल की कहानी थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी बिना सेलाइन सॉइल के, तो आज हम लोग बात करेंगे सेलाइन सॉइल के बारे में। ठीक है, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप भले किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और हम लोगों ने बहुत शॉर्ट और कंसाइज में डिस्कस किया। हालांकि सोडिक सॉइल के बारे में एक दो छोटी सी चीज़ें थी जो मुझे आपको और बतानी थी, यहीं पे इंक्लूड उसको भी कर देते हैं। ठीक है, सेलाइन सॉइल वापिस हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे इसके अलग अलग नाम के साथ। सबसे पहले तो अब रशियन रशियन इस मामले में हमसे थोड़े से आगे निकल गए। ठीक है, रशियन नेम इसका है सोलनचक। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछता है कि भाई सोलनचक कौन सी सॉइल होती है? सेलाइन सॉइल। सोडिक सॉइल की हम बात कर चुके हैं, वहाँ पे क्या था? सोलेनेट्स। ठीक है, सोलनचक के साथ साथ इसको आप चाहो तो वाइट एल्कली भी कह सकते हो। और ये वाइट एल्कली क्यों? क्या ये वाइट कलर की दिखती है? हाँ भाई, वाइट कलर की ही दिखती है। ठीक है, कई बार आपने फील्ड में देखा होगा वाइट कलर का सॉल्ट जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाती है आपकी वाइट कलर की सॉल्ट की लेयर। नमक NaCl भी तो आपका वाइट कलर का ही होता है। ठीक है, तो वाइट कलर का ही दिखता है, इसलिए इसको वाइट एल्कली भी कहा जाता है, क्योंकि वाइट आपके वाइट इनक्रस्टेशन है ना, वाइट कलर की एक लेयर सी जम जाती है। ठीक है, देखो अब मैं एक चीज़ पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि आपके सेलाइन सॉइल में पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, है ना, क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल मतलब प्रॉब्लम कर दे। क्या प्रॉब्लम कर देगा भाई? दो मेन प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, एक तो आपका ये करेगा कि ऑस्मोटिक बैलेंस पूरा का पूरा बिगाड़ देगा। अब भाई ऑस्मोटिक बैलेंस की कहानी थोड़ी सी अलग और लंबी है, बट अगर हम शॉर्ट में समझें तो प्लांट की रूट सॉइल से वाटर लेती है बिना किसी प्रॉब्लम के साथ, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर सॉल्ट ज़्यादा हो गया बाहर की तरफ, अगर आप नमक का घोल डाल दो अगर बाहर, तो प्लांट को दिक्कत हो जाएगी। बल्कि प्लांट अब वाटर लेना तो छोड़ो, प्लांट की रूट से वाटर बाहर आ सकता है, इतना ज़्यादा ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ सकता है। ठीक है, तो आपका सॉल्ट अगर ज़्यादा बाहर प्रेजेंट है तो प्लांट आपका विल्टिंग शो करेगा, भले पानी ज़्यादा हो या पानी कम हो। पानी ज़्यादा होने के बावजूद भी ये आपका क्या करेगा? विल्टिंग के सिम्टम शो कर जाएगा। इसको फिजियोलॉजिकल ड्रॉट भी कहा जाता है कि भाई पानी तो है मगर उसके बाद भी प्लांट अपटेक नहीं कर सकता। क्यों अपटेक नहीं कर सकता? क्योंकि सॉल्ट बाहर बहुत ज़्यादा पड़ा है, ऑस्मोटिक बैलेंस बिगाड़ दिया, और पानी प्लांट को पानी अपटेक करने नहीं देगा। ठीक है, दूसरा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दो ही चीज बता रहा हूं बस, और कुछ नहीं। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, देखो भाई सॉल्ट्स वगैरह ज़्यादा है तो आपके मतलब कटाइंस वगैरह, क्लोराइड हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम भी हो गया, है ना। सोडियम भी तो सॉल्ट होता है, बट कार्बोनेट के केस में सोडिक था, बट अगर सोडियम के क्लोराइड और सल्फेट है तो आपका सॉल्ट होता है। कैल्शियम हो गया, मतलब बहुत सारी आपकी चीज़ें हैं, सल्फेट है, क्लोरीन है, सल्फेट है। सॉल्ट ज़्यादा तो ये भी क्या होंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। अब भाई मान लो प्लांट कहेगा मैं तो चाहिए नाइट्रेट, नाइट्रेट चाहिए प्लांट को। क्लोरीन कहेगा भाई अभी मैं भी तो हूँ। ठीक है, तो मतलब क्लोरीन इसके साथ कॉम्पीट करेगा और नाइट्रेट अपटेक करना प्लांट के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत सारे मतलब आपका क्या हो गया यहाँ पे, टॉक्सिसिटी हो सकती है आपके आयन की, कि क्लोरीन का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया कि हो सकता है टॉक्सिक हो जाए, या फिर बाकी न्यूट्रिएंट के अपटेक के साथ क्या कर ले? इंटरफेयर कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, या फिर आप बोल सकते हो आयन टॉक्सिसिटी। इस आयन टॉक्सिसिटी भी आप कह सकते हो कि आयन आपके यहाँ पे क्या हो सकते हैं? टॉक्सिक हो सकते हैं। ये दो प्रॉब्लम आपकी जुड़ी है सेलाइन सॉइल के साथ। सोडिक सॉइल में ये एक हल्की सी चीज़ बताना भूल गया था, जल्दी से यहाँ पे एक बार मैं आपको बताऊं कि देखो सोडिक सॉइल में क्या था, मैंने कहा वो डिस्पर्जन करता है, कि सॉइल के ये पार्टिकल इस तरीके से हैं तो इनको अलग अलग दूर दूर करेगा, और अगर पार्टिकल्स को ये दूर दूर करेगा तो जो सॉइल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, जिन्हें मैक्रो और माइक्रो पोर्स कहते हैं, वहीं पे ये पार्टिकल जाके फंस जाएंगे, जिस वजह से कॉम्पैक्ट लेयर बन जाएगी, एक हार्ड पेन बन जाएगा। और वो कॉम्पैक्ट अगर लेयर इस तरीके की बन गई तो अब भाई सॉइल के अंदर एरिएशन मुश्किल हो जाएगा, वाटर का जाना भी मुश्किल हो जाएगा, कोई नीचे सीडलिंग प्रेजेंट है तो उसकी ग्रोथ में भी दिक्कत आ जाएगी। तो वो चीज़ थी वहाँ सोडिक सॉइल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी एक बात हुई। ठीक है, इसके अलावा क्या सोडिक सॉइल में, हाँ सोडिक देखो सेलाइन सॉइल में ना थोड़ी सी सोर्सेज भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, हालांकि है तो बहुत ही आसान। ठीक है, एक चीज़ है जो मतलब आप मंत्र सा बना लिया है 100 बार, क्योंकि हम लोग बोल चुके हैं। एरिड रीजन सुनते ही समझ जाना कि भाई सोडियम हो, आपका कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, जहाँ एरिड मिलेगा वहाँ पे आपको इनसे जुड़े प्रोसेस भी क्या मिलेंगे? ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका सोडियम के साथ सेलाइन और सोडिक सॉइल एरिड रीजन में ज़्यादा मिलेगा। कैल्शियम के साथ आपका जिप्सीफिकेशन हुआ, कैलकेरियस सॉइल वगैरह हुआ, सब एरिड रीजन में ज़्यादा मिलेंगे। तो ये वाली आपकी बात है, जो भी बेसिस है एरिड रीजन में ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो सेलाइन सॉइल भी आपका एरिड रीजन में ज़्यादा होगा, और होगा भी ना भाई, क्योंकि ये न्यूट्रल सोल्यूबल सॉल्ट है। अच्छा मेन चीज़ तो स्किप हो गई है ना, राम कौन है ये तो मैंने बताया नहीं आपको, और रामायण होने वाली है। अच्छा हाँ, देखो ठीक है, चलो अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका देखो हमने कहा था
हमने जब सोडिक सॉइल की बात की थी तो वहाँ पे हमने क्या कहा था, वहाँ पे हमने कहा था कि वहाँ पे कार्बोनेट्स ज़्यादा हैं सोडियम की, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके होंगे क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। क्या होंगे? क्लोराइड्स एंड सल्फेट। अब इस तरीके से लिखा हो या फिर सीधा सीधा वो स्पेलिंग लिख दें भाई, क्लोराइड एंड सल्फेट एक ही बात, ठीक है। किसके? वहाँ सिर्फ सोडियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट थी, यहाँ पे सोडियम तो होगा ही, उसके साथ कैल्शियम भी होगा, उसके साथ मैग्नीशियम भी होगा और भी बेसिस होंगे, ठीक है। पोटेशियम के जनरली कम होते हैं, है ना। पोटेशियम के भी तो सोल्ट होंगे, पोटेशियम को क्यों अकेला छोड़े, बट उसके थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। तो इन सब के वहाँ पे आपको सोल्ट देखने को क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सेलाइन सॉइल। अब हमने कहा कि भाई एरिड रीजन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये आपका मैंने बोला सबके सब एरिड रीजन में ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सेलाइन सॉइल भी एरिड रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। गुजरात में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है सेलाइन सॉइल, ठीक है, ठीक है। दूसरा सोर्स इसका ही, दूसरे सोर्स की इसकी अगर बात करें, है ना, दूसरे सोर्स की इसकी अगर हम बात करें तो ग्राउंड वाटर। अच्छा हाँ, ग्राउंड वाटर, हाँ मेन बात यहाँ पे एरिड रीजन में ये भी तो है कि भाई मैंने बोला कि ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा सॉल्ट। तो अगर सॉइल में सॉल्ट प्रेजेंट है, बारिश यहाँ पे आई तो ये सॉल्ट डिजोल्व होकर नीचे जाएगा। भाई बारिश बंद हो गई तो ये सॉल्ट क्या होगा, वापस कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो इतनी कभी बारिश सफिशिएंट हो ही नहीं पाती कि सारा का सारा सॉल्ट जो है सॉइल से रिमूव हो जाए। तो इसलिए वहाँ पे सेलाइन सॉइल आपको एरिड रीजन में देखने को मिलता है। दूसरा भाई ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर क्या हुआ, ग्राउंड वाटर सबको पता है भाई ग्राउंड वाटर क्या हुआ, है ना, कि आपका जो जमीन में नीचे वाटर प्रेजेंट है उसी को हमने बोला ग्राउंड वाटर। अब भाई ग्राउंड वाटर में सॉल्ट नमक ज़्यादा है तो आपका ये लैंड है, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, कैपिलरी एक्शन से सॉल्ट ऊपर आने लगेगा। जितना ऊपर ग्राउंड वाटर टेबल होगा उतना ही आसानी से सॉल्ट है जो सॉइल तक पहुँच जाएगा। इरीगेशन भी तो दोगे भाई, तो इरीगेशन के थ्रू भी ग्राउंड वाटर क्या होगा, आपका फील्ड में आएगा और सॉल्ट लगातार डिपॉजिट करता चलेगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके कुछ फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जिनमें आपका सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे, सोर्सेज हो गई। अब इसकी सबसे एक इंपॉर्टेंट बात वापस से किस चीज़ पे आएंगे हम लोग, रिक्लेमेशन, ठीक है, रिक्लेमेशन। सोडिक सॉइल में आपको मैंने एक और चीज़ क्या बतानी थी, हाँ याद आ गया, रिक्लेमेशन, ठीक है, रिक्लेमेशन। देखो यहाँ पे रिक्लेमेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, होने के लिए तो कई सारे होते हैं, कई सारे मतलब आप चाहो तो प्लोइंग कर दो, ठीक है, सब सॉइलिंग कर दो, आप चाहो तो प्लोइंग कर दो, प्लोइंग कर दो, आप चाहो तो सब सॉइलिंग कर दो। देखो आपका सोडिक सॉइल में मैंने बोला कि एक क्रस्ट बन जाता है, इम्परमिएबल लेयर बन जाती है, वो आपकी सेलाइन सॉइल में भी बनती है क्योंकि वो सॉल्ट जो होता है थोड़ा सा टाइट होकर डिपॉजिट हो जाता है, बट वो उतनी हार्ड नहीं बनती जितनी सोडिक सॉइल के अंदर बन जाती है, ठीक है। तो प्लोइंग से देखो क्या होगा ना कि जो आपका सॉल्ट मान लो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यहाँ पे फिर से ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे वो ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा। आपने एक बार प्लोइंग करके इसको पूरा मिक्स कर दिया तो सॉल्ट अब थोड़ा सा यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है, मतलब अब थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हो गई कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा था तो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा यूनिफॉर्मली हमने सॉइल में क्या किया, सॉल्ट को मिक्स कर दिया। सब सॉइलिंग, कई बार थोड़ा सा सॉइल आपका क्या है, मतलब सॉइल के थोड़ा नीचे की तरफ सब सरफेस में भी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट सी लेयर बनती है, तो उसको ब्रेक करने के यहाँ पे काम आएगा सब सॉइलिंग। और एक फेमस नाम जो सबने सुना होगा जो होता है एक टेम्परेरी मेथड, स्क्रैपिंग। क्या कहा मैंने, टेम्परेरी मेथड, मतलब ये आपके पास काम चलाओ मेथड है कि आपका जो सॉइल में का सॉल्ट डिपॉजिट है, नमक डिपॉजिट है, वाइट कलर का ऊपर से दिख रहा होगा, उसको थोड़ा सा खुरचो, रब करो और उठाओ और फिर कहीं साइड में ले जाके छोड़ दो। ऐसी जगह छोड़ना है कि वापस अपने फील्ड में वो ना आ पाए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्क्रैपिंग, बट इट इज़ अ टेम्परेरी मेथड क्योंकि वो पूरा सॉल्ट को रिमूव नहीं करेगा, वापस कहीं ना कहीं से सॉल्ट वापस आता रहेगा, ठीक है। बट फिर भी आपका ये है कि काम चल जाएगा कुछ टाइम के लिए। इसके अलावा आपका एक मेथड और होता है जो होता है सैंडिंग, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मेथड तो आया ही नहीं है, अभी तो बस काम चला वाले मेथड, सैंडिंग। टेक्सचर इज अ परमानेंट प्रॉपर्टी, टेक्सचर एक परमानेंट प्रॉपर्टी जिसको नहीं बदल सकते, ठीक है। बात सही है बट उतनी भी सही नहीं है क्योंकि सैंडिंग में क्या करते हैं, बहुत सारा सैंड लेके आए और फील्ड में डाल दिया। अब हम चाहते हैं कि उसका टेक्सचर चेंज हो जाए और टेक्सचर थोड़ा सा सैंडी हो जाए। इससे क्या होगा भाई, देखो सैंडी टेक्सचर से क्या होगा, मैक्रोपोर्स ज़्यादा हो जाएंगे। सैंड में मैक्रो यानी बड़े बड़े पोर्स ज़्यादा होते हैं। अब बड़े पोर्स ज़्यादा होंगे तो पानी थोड़ा आराम से नीचे जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा और सॉल्ट जो होगा अपने साथ डिजोल्व करके नीचे ले जाएगा, लीचिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपका सैंडिंग में क्या किया जाता है, सॉइल के टेक्सचर में परमानेंट चेंज लाने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। याद रखना सॉइल टेक्सचर परमानेंट ही है, खुद से कभी चेंज नहीं होगा, बट ऐसा करोगे तो चेंज हो भी जाएगा, ठीक है। बट स्टिल इट इज अ परमानेंट प्रॉपर्टी, इसको आप कंफ्यूज नहीं कर देना। चलो प्लॉइंग, सब सॉइलिंग, स्क्रैपिंग, सैंडिंग, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। मेन जो बात है यहाँ पे दैट इज लीचिंग,
ठीक है, दैट इज लीचिंग। अब मैं लीचिंग से पहले आपको एक और बात बताऊं, सोडिक सॉइल में बस एक चीज़ और थी, हाँ, मैंने आपको जिप्सम वगैरह, लाइम वगैरह इन सब के बारे में, सॉरी लाइम सल्फर मतलब जिप्सम और सल्फर के बारे में वहाँ सब कुछ बताया, बस एक फॉर्मूला रह गया था जिप्सम रिक्वायरमेंट का, ये शूनोवर ने दिया था, ये आपका जो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका जिप्सम रिक्वायरमेंट ना, कि आपकी स्टार्टिंग में एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना है, ज़्यादा ही होगा स्टार्टिंग में, माइनस कि फाइनल आपका कितना हो गया, फाइनल मतलब आपको फाइनल मतलब जो बाद में आ गया, बाद में हमको ESP क्या चाहिए, कम चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी से। मैं बोल दे रहा हूँ ESP इनिशियल माइनस ESP फाइनल ब्रैकेट इनटू कटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो ये एक फॉर्मूला था जो वहाँ पे जिप्सम रिक्वायरमेंट का रह गया था, ठीक है। लीचिंग की बात करते हैं, ये आपका जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, अगर आपसे कभी पूछे ना कि भाई हमें सलाइन सॉइल को रिक्लेम करना है तो बेस्ट तरीका क्या है, इट इज़ लीचिंग ओनली। लीचिंग मतलब यहाँ पे जो आपके सॉल्ट है वो सोल्यूबल सॉल्ट है, सोल्यूबल मतलब वाटर में, पानी में डिजोल्व हो जाएंगे, तो भाई पानी वहाँ पे बहुत सारा दो और सॉल्ट को डिजोल्व करके रिमूव कर दो, उसी को हमने बोला क्या, लीचिंग बोला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट है। अब लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या हुआ कि हमें कितना वाटर देना पड़ेगा, कि जो फील्ड में आपका सॉल्ट है उसको रिमूव करने के लिए कितना वाटर देना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट, कि सॉल्ट को आपको लीच करने के लिए, रिमूव करने के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखो हम लोग वाटर देंगे ऊपर से, ठीक है, इसकी कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। भाई हमेशा याद रखो कि हम लोग आपका सॉइल में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है या वाटर में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से नापते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्ट होगा उतना फास्ट करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो जो हम लोग इरीगेशन वाटर दे रहे हैं ऑब्वियसली बात है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये इरीगेशन वाटर है, कम होनी चाहिए, मतलब सॉल्ट उसमें कम होना चाहिए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होगी। सॉल्ट भाई ज़्यादा दोगे तो डिपॉजिट करने लगेगा, सॉल्ट इसमें कम होना चाहिए, और ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे अपने साथ सॉल्ट को डिजोल्व करेगा, सॉल्ट को डिजोल्व होने के बाद यहाँ से वाटर ड्रेन आउट कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जो आपका ड्रेनेज वाटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप निकालोगे तो वो ज़्यादा आएगा। ज़्यादा क्यों आएगा, क्योंकि भाई अब इसमें सॉल्ट नमक मिक्स हो चुका है, अब सॉल्ट ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इन दोनों का बस रेशियो ले लो, हमेशा याद रखना, देखो हमने इरीगेशन वाटर ऊपर से दिया है और नीचे क्या आएगा, ड्रेनेज वाटर आएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है लीचिंग रिक्वायरमेंट निकालने को, यही बेस्ट तरीका है आपका किस चीज़ के लिए, सलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए। उसके अलावा हमने बात करी जिप्सम सोडिक सॉइल में, तो जिप्सम बेस्ट तरीका है आपका सोडिक सॉइल के लिए रिक्लेमेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखो एक दो छोटी मोटी चीज़ें और हैं जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ ना, दो स्लाइड और हैं, स्लाइड है ना, क्योंकि हर चीज़ तो मैं क्या क्या याद करूँ, तो स्लाइड पे आते हैं अपन, ठीक है, ठीक है, ये रही स्लाइड, है ना, बैच तो हमारा आएगा अभी, पर पहले हम लोग स्लाइड तो देख लें। तो ये देखो सेलिनिटी की क्लासेज हैं जो थोड़ा सा आपको ध्यान में देना है ना, कि क्लासेज आपके यहाँ पे जो 5 सेलिनिटी की क्लासेज दी हुई है कि कितनी सेलिनिटी होगी तो फिर क्या उसका इफेक्ट रहेगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बताने वाला नहीं है, यहाँ पे आपके लिए याद करने वाला है, ठीक। चलो ये मैं आपको बस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, इक्वेशन है यहाँ पे कुछ, है ना, जैसे आपका यहाँ पे क्या है, कुछ इक्वेशन है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ऑस्मोटिक प्रेशर और टोटल डिजोल्व सॉलिड के साथ रिलेट करती है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट राजस्थान वालों के लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट है, वहाँ के WO में इनमें से कोई एक इक्वेशन पूछी हुई थी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को एक बार देखना है। टोटल कटायंस की यहाँ पे बात की, सॉल्ट कंसनट्रेशन की, ऑस्मोटिक प्रेशर की। एक और चीज़ ध्यान रखो कि हाँ, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब जब हम सॉइल में सॉल्ट कंटेंट मेजर करना चाहते हैं तो भाई वो कंडक्टिविटी मीटर होता है जिसे हम pH एक नापते हैं pH मीटर से, और इसी हम नापते हैं कंडक्टिविटी मीटर से सॉइल की, ठीक है। तो मैं कहता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, क्यों, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है कि भाई टोटल कटायंस है तो आप उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेट कर सकते हो, सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना है आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेट कर सकते हो। बस आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी जो इन्होंने ड्राइव किए कि किससे किसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर भी यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। आई थिंक उन्होंने सॉल्ट कंसंट्रेशन का पूछा था या एग्जैक्टली क्या पूछा था ये ध्यान नहीं है क्वेश्चन, बट यहाँ से एक इक्वेशन राजस्थान वालों ने पूछी थी, ठीक है। बाकी एग्जाम्स के लिए मैं नहीं कहूँगा कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके सलाइन सॉइल के बारे में था। हाँ,
एक चीज़ रह गई है, एक चीज़ रह गई है, उसको चलो मैं बाद में इंक्लूड करता हूँ या डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगा। रह क्या गया है, आपकी जो सलाइन सॉइल टॉलरेंट क्रॉप्स है ना, जैसे सीरियल वगैरह, वो आपके ज़्यादातर आपकी क्या है, सॉल्ट टॉलरेंट होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, सॉल्ट को इजीली टॉलरेट कर लेते हैं, राइस वगैरह को थोड़ा सा छोड़ के। राइस हो गया, मेज हो गया, राइस में छोड़ दो, ज़्यादातर जो आपकी क्रॉप्स है सीरियल क्रॉप्स वो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हैं, ठीक। दूसरा वेजिटेबल्स, मैक्सिमम वेजिटेबल आपकी क्या करती है, मैक्सिमम वेजिटेबल, बीट रूट अगर आप छोड़ दो तो मैक्सिमम वेजिटेबल आपकी क्या है, टॉलरेंट होती है किसके लिए, सेलाइन सॉइल सेलिनिटी के लिए, सॉरी वेजिटेबल्स की बात करूँ तो वो सेंसिटिव होती है, सीरियल टॉलरेंट है, आपका जो वेजिटेबल है वो क्या है, सेंसिटिव है, एक्सेप्ट बीटरूट। बीटरूट थोड़ा सा टॉलरेंट होते हैं, बाकी वेजिटेबल आपकी क्या होती है, आपकी सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपसे कई बार पूछता है ना, आपका डेट पाम हो गया और बीटरूट हो गया, ठीक है, एस्पैरागस वगैरह भी हो गया, ये सब के सब टॉलरेंट ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक तो बार्ले हो गया, डेट पाम हो गया और आपका बीटरूट हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, सेलाइन टॉलरेंट क्रॉप्स हैं, ठीक है। बस इतना ही तो सलाइन सॉइल, और क्या जानना है सलाइन सॉइल के बारे में, इतना ही बहुत है, इसी से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं ना। लीचिंग वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, सलाइन सॉइल भी और सोडिक सॉइल भी, दोनों के दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सेंट्रल एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे।